हेलो गो क्रेज़ी लर्नर्स। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से आरंभ सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं आरंभ सीरीज़, जिसमें हम लोग क्लास 9th को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 9th, इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर अपना टर्म 2 के लिए पिक करने वाले हैं, दैट इज़ रशियन रेवोल्यूशन या रूस की क्रांति या रशियन रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन को समझना होगा, रशियन रेवोल्यूशन के बारे में जानना होगा कि 9th क्लास में रशियन रेवोल्यूशन क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों एनसीईआरटी ने एक मेजर टॉपिक को चूज़ किया है रशियन रेवोल्यूशन, रशिया ही क्यों। तो उसको जानने से पहले हमें रशिया के जोग्राफिकल लोकेशन को समझना होगा। आपको पता है रशिया जोग्राफिकल लोकेशन, रशिया एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट का देश है जिसकी लोकेशन समथिंग ऐसा कुछ लगता है और काफ़ी ज़्यादा इसका स्ट्रेच है। यहाँ मंगोलिया, यहाँ पे चाइना, ये अपना रशिया जिसके बारे में हमको स्टडी करना है, और यहाँ पे यूरोपियन नेशंस। ये रशिया की लोकेशन है। यहाँ पे अपन को सी मिल जाएगा और यहाँ पे द मोस्ट फेमस स्ट्रेट बेरिंग स्ट्रेट है ये, और इस साइड अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट है, जो कि किसका पार्ट है, यूएसए का पार्ट है। तो ये अपनी रशिया की पूरी लोकेशन यहाँ पे दी हुई है। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ स्टडिंग रशियन रेवोल्यूशन, क्यों हम पढ़ रहे हैं रशियन रेवोल्यूशन, द कंसेप्ट या द प्रॉब्लम, वाई, आप लोगों को क्या ज़रूरत है रशियन रेवोल्यूशन पढ़ने की। तो किसी भी चैप्टर को जब एनसीईआरटी में पुट किया जाता है तो उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। एनसीईआरटी में चैप्टर, यूनिट, ऐसी कुछ चीज़ें चलती हैं और इसमें सबसे प्राइमरी रहती है आपकी थीम। थीम टर्म क्यों यूज़ किया जाता है? थीम का मतलब होता है कि जब आप बहुत सारी चीज़ों को लिंक करके देख रहे हैं तब हम वर्ड यूज़ करते हैं थीम। जब एक चैप्टर कोई दूसरी चैप्टर से लिंक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, या वो पूरी तरीके से एक ही थीम में कंफाइंड होते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है वाई वी आर डिस्कसिंग रशियन रेवोल्यूशन। तो इसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जब हम इंडिया का प्रीएम्बल को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें एक टर्म मिलता है दैट इज नोन एज जस्टिस। उस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, जस्टिस। तो ये टर्म हमने कहाँ से लिया है? ये टर्म हमें मिला है रशियन रेवोल्यूशन से। एक लॉन्ग टर्म जो रशियन रेवोल्यूशन का स्ट्रगल रहा है उसने हमें ये टर्म दिया है, जिसमें हमने सीखा है कि सोशल जस्टिस चाहिए, ऐसे नहीं, जस्टिस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए, आप जानते हो मेल हो चाहे फीमेल हो सबको इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक जस्टिस चाहिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको सेम पे दी जाएगी। तो ये जो जस्टिस का कंसेप्ट है ये कहाँ से ड्रू हुआ है, ये कहाँ से आया है, रशियन रेवोल्यूशन। ये जो न्याय का सिद्धांत है ये हमें कहाँ से मिला है, रशियन रेवोल्यूशन से मिला है। ठीक है, जिसमें रूस के पूरे रशिया के पूरे फिलोसफर्स बैठे और एक पूरे जस्टिस की समझ को उन्होंने समझा और पूरे वर्ल्ड को उन्होंने इसकी एक लेगेसी प्रोवाइड करे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सोशलिज्म। व्हाट इज सोशलिज्म? सोशलिज्म या समाजवाद, सोशलिज्म का एक कंसेप्ट जिसने पूरी सोसाइटी में या पूरे वर्ल्ड में एक नए कंसेप्ट को जन्म दिया, दैट इज वेलफेयर।
वेलफेयर का कंसेप्ट कहाँ से ड्रू किया जाता है? सोशलिज्म के। यहाँ पे सेंटर में सोसाइटी को रखा जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए सारे काम किए जाएंगे, सोसाइटी किस तरीके से बेहतर बन सकती है, कैसी उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए, कौन सोसाइटी को रन करेगा, ये सारे काम कौन करेगा? वेलफेयर सोसाइटी या सोशलिज्म का कंसेप्ट हमको देखने को, या सोशलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे करने वाला है। इंडिया ने भी इस चीज़ को अडॉप्ट किया, इंडिया ने जस्टिस को भी अडॉप्ट किया, इंडिया ने सोशलिज्म के कंसेप्ट को भी अडॉप्ट किया। एंड थर्ड पॉइंट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। आप लोगों ने 5 ईयर प्लान्स के बारे में सुना होगा, 5 ईयर प्लान्स या पंचवर्षीय योजना। ये हमने कहाँ से ड्रू की है? तो ये हमें मिली है कहाँ से? रशियन रेवोल्यूशन से। रशियन रेवोल्यूशन में हमें पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान्स के कंसेप्ट के बारे में समझाया है कि कैसे गवर्नमेंट एक टारगेट फिक्स करके मूव करे सोशलिज्म के साथ, ताकि लोगों को क्या मिल सके? जस्टिस मिल सके। तो दिस इज व्हाई वी आर स्टडिंग रशियन रेवोल्यूशन इन क्लास 9। ऐसा नहीं है ये सिर्फ क्लास 9 के लिए, आपके फ़ायदे के लिए, ये बाकी जो पीएससीज होती है, स्टेट पीएससीज या यूपीएससी, उसमें भी ये आपका पूछा जाता है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करना। अब हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं कि क्या क्या हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज से। तो लेट मी रब इट फर्स्ट। आई होप आपने इसको बना लिया होगा। द एज ऑफ सोशल चेंज या सोशल चेंज, इसको समझना है तो आपको एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना होगा। जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे, हम हमेशा बात करते हैं डाइवर्सिटी की। किसकी बात करते हैं हम हमेशा? डाइवर्सिटी के। कि डाइवर्सिटी क्या है? कोई भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, या यूं कहो दुनिया की हर सोसाइटी में आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे अपना ये हाथ है, तो हाथ की सारी फिंगर्स क्या, हैंड की सारी फिंगर्स एक जैसी है, या सारी फिंगर्स का वर्क एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। आपका हेड का वर्क अलग है, आपके हैंड का वर्क अलग है, आपके हार्ट का वर्क अलग है, आपके लेग्स का वर्क अलग है। ये कहलाती है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी से कभी प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंसेस आपके यहाँ पे हमेशा देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम हमेशा क्रिएट होती है डिवीजन से। किससे क्रिएट होती है? डिवीजन से। जैसे इमेजिन करिए आपका हाथ ये और ये वाला हाथ दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे, या एक हाथ इसको मार रहा है और दूसरा हाथ इसको मार रहा है, तो दोनों लड़ तो रहे, लेकिन प्रॉब्लम है कि नहीं? क्योंकि पेन आपको ही बियर करना पड़ेगा, पेन आपको ही सहना पड़ेगा। तो डिफरेंसेस से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमेशा होती है किससे? डिवीजन से। डिवीजन ही सोसाइटी को ब्रेक करता है, सोसाइटी में रिफ्ट या दरार लाता है। तो सोशल चेंजेस या सोसाइटी में डाइवर्सिटी तो है। वैसे ही रशिया में डाइवर्सिटी देखने को मिली, वहाँ पे भी क्रिश्चियनिटी है, वहाँ पर बुद्धिज्म, वहाँ पर मुस्लिम और भी बहुत सारे लोग वहाँ पे रिसाइड करते हैं। ठीक है। अब ये जो चीज़, ये आप लोग कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो, ये जो आप कंपोजिशन देख रहे हो, ये कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वहाँ पे क्या देखने को मिले? डिवीज़न देखने को मिले। तो सोशल चेंज में अपन लोग और भी बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे। इसमें अब अपन बात करते हैं थ्योरीज के बारे में। थ्योरी के बारे में कुछ रूट वर्ड आप लोग दिमाग में बहुत अच्छे से डाल लो। जैसे ISM एक रूट वर्ड हो गया, फर्स्ट वन। सेकेंड रूट वर्ड होता है IST। ISM रूट वर्ड का मतलब होता है कोई भी थ्योरी जिसको आप, मतलब कोई भी एक XYZ थ्योरी, उसको क्या बोलते हैं? थ्योरी यहाँ पे लिख देते हैं। और IST उस थ्योरी को फॉलो करने वाला पर्सन, उस थ्योरी को फॉलो करने वाला पर्सन, IST उसके साथ जुड़ जाता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो समाजवाद या सोशलिज्म, ISM सोशलिज्म,
सोसाइटी को सेंटर में रख के जो थ्योरी बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? सोशलिज्म। या समाज को केंद्र में रख के जो सोसाइटी बनाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? समाजवाद। और यहाँ पे हम बात करेंगे वो पर्सन जो सोशलिज्म को फॉलो करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशियलिस्ट। तो यहां पे रूट वर्ड अपन को क्या पढ़ना है? IST। तो अगर आप ये कुछ ऐसी ट्रिक्स फॉलो कर लेते हैं तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा महसूस होगी, काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ पे अपन 3 डिफरेंट लोगों के बारे में चर्चा करेंगे, 3 डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आइडियोलॉजी आती है किसकी? लिबरल्स की। सबसे पहले आइडियोलॉजी अपन किसके बारे में देखेंगे? लिबरल्स के बारे में देखेंगे। नाम से ही क्लियर है लिबरल, या इनको अपन हिंदी में कहेंगे उदारवादी। ठीक है, हिंदी में अपन क्या कहेंगे? उदारवादी, या नाम में ही लिबरल। लिबरल्स कौन होते हैं? लिबरल्स वो व्यक्ति होते हैं जो ओपन माइंडेड हो। कैसे हो? जो यहां पे लिख लो आप लोग, ओपन माइंडेड। यानी इनका माइंड कैसा होता है? ओपन होता है। ये न्यू आइडियाज़ को एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अब रशियन पूरी सोसाइटी के कंपैरिजन में हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है पहली चीज़, ए पॉइंट, ये लोग वो व्यक्ति हैं जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करें या टॉलरेट करेंगे। तो टॉलरेट ऑल रिलीजन, क्या ये एक ओपन माइंडेड व्यक्ति की निशानी है? बिल्कुल हाँ, ये हर एक रिलीजन को टॉलरेट करेंगे। ठीक है, पूरी स्पेलिंग लिख देते हैं, RATE, टॉलरेट ऑल रिलीजन। पहली चीज ये। सेकंड पॉइंट अपन देखेंगे, अपोज डायनेस्टिक रूल। देखो ओपन माइंडेड है, पुरानी जो कंसेप्ट है उसको छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका? अपोज डायनेस्टिक रूल। यानी ये जितने भी डायनेस्टिक रूल है, जितने भी साम्राज्य हैं, उनका ये विरोध करेंगे। किंग और क्वीन का ये क्या करने वाले हैं? विरोध करने वाले हैं। ये नहीं चाहते कि किंग और क्वीन के हाथ में पावर रहे। इनका मेन फोकस रहेगा कि ओपन माइंडेड हो और लोगों के पास राइट्स रहें। पर इनके साथ एक और चीज़ है कि ये एक और चीज़ को फेवर करते हैं, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी ही क्यों? क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर जो ओपन माइंडेड लोग हैं वो रोडों पे लड़ते हुए दिखाई नहीं देंगे। वो ज़्यादातर फाइट करते हैं आइडियोलॉजिकली। उनके लिए ज़रूरत होती है कोर्ट्स की, जुडिशरी की, जो सही में वास्तव में लोगों को क्या दिला सके? न्याय या जस्टिस प्रोवाइड करा सके। तो यहाँ पे जो ये लोग हैं, ये लोग किसकी बात करते हैं? हमेशा इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। फिर फाइनली लास्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। ये लोग के साथ रशियन सोसाइटी में लिबरल्स के साथ एक थोड़ा सा एक्सेप्शन देखने को मिला। वो ये था कि ये लोग राइट टू वोट की बात करते हैं, पर उस कंडीशन में मैन प्लस प्रॉपर्टी। जो व्यक्ति या जो मैन विथ प्रॉपर्टी हो, उसी कंडीशन में ये लोग किसकी बात करते हैं? राइट टू वोट की बात करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये चीज़ तो देखने को मिली। लिबरल्स के बारे में हमने समझा कि लिबरल्स वो लोग हैं जो हर एक रिलीजन को टॉलरेट करें, हर एक धर्म के मतलब प्रति सहिष्णु रहें। अपोज डायनेस्टिक रूल, कोई भी जो डायनेस्टिक रूल है, साम्राज्य जो है, उसको अपोज करे, डायनेस्टीज को अपोज करे, किंग और क्वीन का रूल वहाँ पे ना हो। सी पॉइंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे ये लोग का फोकस रहता था। और डी, राइट टू वोट का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा रशिया में। लेकिन दिक्कत क्या थी? ये मैन विथ प्रॉपर्टी पे ज़्यादा फोकस्ड होते थे। यानी जो व्यक्ति जिसके पास प्रॉपर्टी है और वो मैन है, सिर्फ वही वोट देने के लिए कैपेबल है। अब एक और थिंकिंग के लोग यहाँ पे सामने देखने को मिले। सेकेंड थिंकिंग पीपल्स आर रेडिकल। सेकेंड जो रेडिकल्स होते हैं, इनको अगर हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इनको हम लोग बोलेंगे शार्प माइंडेड।
या शार्प थिंकिंग। शार्प थिंकिंग वाले व्यक्ति, शार्प थिंकिंग जो अपने गोल ओरिएंटेड हो, बीच में कोई भी चीज़ है उन्हें उससे मतलब नहीं है, वो फोकस्ड हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, यही कहलाता है शार्प थिंक। सपोज करो हमें यहाँ से लेके आप तक रीच करना है, तो बीच में चाहे बैग आए या फिर चेयर आए या फिर कोई व्यक्ति आए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आप तक रीच बनाने की कोशिश करेंगे। हमें यहाँ पे ये लोग ध्यान देते हैं मीन्स पे, ये लोग ध्यान देते हैं गोल्स पे। मीन्स और गोल्स कि ये एक प्रकार से अलग नेचर देखने को मिलता है। ये लोग मीन्स कि रास्ता सही होना चाहिए, ये लोग ध्यान देते हैं कि गोल्स सही होने चाहिए। मेनली फोकस रेडिकल का यही रहता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, शार्प थिंकिंग, कि वी हैव डिसाइडेड टू अचीव दैट गोल। बीच में कुछ भी आए, साम दाम दंड भेद कुछ भी हम अपना ले, हमें बस अपने गोल तक पहुंचना है। तो इनके हम लोग पॉइंट देखते हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी थिंकिंग होती है कि मेजॉरिटी पे ध्यान देते हैं। किसकी तरफ ध्यान देते हैं, मेजॉरिटी, क्योंकि इनका ये मानना रहता है कि जब मेजॉरिटी ही खुश होगी तभी बाकी अदर चीज़ें इफिशिएंटली रन कर पाएंगी। सेकंड, ये लोग वुमेन्स के राइट्स के लिए भी बात करते हैं, यानी वुमेन को राइट दिलाना, दैट इज़ राइट टू वोट। इनमें इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, ये कोशिश करते हैं कि वुमेन्स को भी राइट मिले ताकि सोसाइटी एक बॉन्ड के साथ, यूनिटी के साथ आगे मूव कर सके। एंड थर्ड पॉइंट इज, ये लोग जो होते हैं ये हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का अपोज करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो गया तो सोसाइटी में इक्वलिटी जैसी चीज़ कहाँ बचेगी, सोसाइटी में इंडिपेंडेंस जैसी चीज़ कहाँ बचेगी। तो इसलिए ये क्या करते थे कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बिल्कुल भी देखने को ना मिले, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते थे। नेक्स्ट थ्योरी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरी है, या नेक्स्ट वो लोग हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव नाम से ही क्लियर है, वो व्यक्ति जो खुद की आइडियोलॉजीज को कंजर्व करके रखेंगे। ये ज़्यादातर होते हैं कैसे, ऑर्थोडॉक्स नेचर के, ऑर्थोडॉक्स नेचर के होते हैं। मतलब वो व्यक्ति जो पुरानी विचारधारा को संजो कर रखे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव के बारे में अगर हमें समझना है तो इनके कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। जैसे ये लोग हमेशा फेवर करते हैं ओल्ड रिजीम को, ओल्ड रिजीम यानी पुरानी टाइप ऑफ गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं, जिसमें किंग, क्वीन या एरिस्टोक्रेटिक रूल आपको देखने को मिलेगा। फिर ये लोग हमेशा चेंज होते हैं रेवोल्यूशन के बाद। एक चीज़ याद रखना, राइट्स ऐसी चीज़ है जो लोगों को अगर एक बार मिल जाए तो दोबारा उनसे छीनना नहीं चाहिए। तो क्या हुआ, कंजर्वेटिव रेवोल्यूशन के बाद अपडेट होते थे। ऐसा क्यों, क्योंकि रेवोल्यूशन में लोग किसके बारे में जान चुके होते हैं, राइट्स के बारे में। और कंजर्वेटिव ये जानते हैं कि लोगों को अगर एक बार राइट्स मिल जाएं तो उनको दोबारा छीनने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जब 1815 में रेवोल्यूशन हुआ था तो कंजर्वेटिव ने, जो न्यू कंजर्वेटिव आए थे 1815 के बाद, नेपोलियन को हराने के बाद, क्योंकि 1815 में हुआ था बैटल ऑफ वाटरलू, तो नेपोलियन को हराया ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और एक और डेनमार्क जैसी पावर्स ने। और जब वो कंजर्वेटिव वापस आए तो कंजर्वेटिव अपडेट हो चुके थे। वो नहीं चाहते थे कि लोगों से उनके राइट्स को वापस छीना जाए, क्योंकि इससे हो सकता है कि फिर से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन देखने को मिले। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लोग होते हैं डॉगमेटिक। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक का मतलब होता है वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा कट्टरपंथी हो। कट्टरपंथी मतलब कि उन्हें सिर्फ अचीव करना है वो टारगेट, वो मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स नेचर के होंगे। वुमेन्स को उतना राइट्स नहीं होगा, सिर्फ किंग और क्वीन के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं होंगी। बहुत ही ज़्यादा डॉगमेटिक प्रकार के लोग या कट्टरवादी लोग ये लोग कहलाते थे। कौन, कंजर्वेटिव। ठीक है, चौक गिर गई थी। अब बात करते हैं अदर। ये तो हो गया अपना थ्योरी बेसिस सोशल चेंज। इज दैट क्लियर टू यू। अपन ने डिस्कस किया लिबरल्स के बारे में, जो कि ओपन माइंडेड होते थे, हर एक रिलीजन को टॉलरेट करते थे, अपोज डायनेस्टिक रूल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और राइट टू वोट देते थे मैन प्लस प्रॉपर्टी वालों को। फिर अपन ने रेडिकल्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि शार्प थिंक रखते थे,
मेजॉरिटी बेस मतलब मेजॉरिटी को तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, वुमेन को देते थे राइट टू वोट, इसके बारे में लोग काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स भी ऑर्गेनाइज करते थे। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हमेशा ये लोग क्या करते थे, अपोज। लेट मी मेक इट हेयर वन सिंबल फॉर अपोज। ये लोग क्या करते थे, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अपोज। फिर हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ देखे थे, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव वो जो पुरानी विचारधारा को संजो कर रखें, जो ओल्ड रिजीम, ओल्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट को अपने संभाल कर रखें। राइट्स के बारे में, राइट्स अगर एक बार लोगों को मिल जाए तो वो अपडेट हो जाते हैं। रेवोल्यूशन के बाद जो अपडेट होने चालू कर दे, जैसे 1815 में ये चीज़ देखने को मिली। और डॉगमेटिक या कट्टरवादी लोग होते हैं। अब अपन, ये तो हो गया सोशल या थ्योरी बेसिस जो डिवीज़न देखने को, सॉरी डिफरेंसेस देखने को मिला सोसाइटी का, वो चलो पहले रब कर दें। आप लोगों ने लिख लिया होगा होपफुली। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यों? इसमें आप सही गलत के बारे में समझोगे कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। देखो हिस्ट्री एक चीज़ समझना आप लोग, हिस्ट्री इज़ ऑलवेज कनेक्टेड वन थिंग टू अनदर थिंग। कनेक्ट भी करता है, कनेक्टेड भी होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। हिस्ट्री रटने का है ही नहीं। अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन अच्छे से समझ लिया, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन भी समझ जाओगे। अगर आपने रशियन रेवोल्यूशन अच्छे से समझ लिया, आप इंडिया में जो रेवोल्यूशन होने वाले थे उस टाइम पे, उसको भी बहुत अच्छे से समझ जाओगे। तो हिस्ट्री ऑलवेज कनेक्ट्स वन थिंग टू अनदर थिंग। तो अब अपन बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं जिसने सोशल चेंज को जन्म दिया। किसकी बात कर रहे हैं? इकोनॉमिक फैक्टर जिसने सोशल चेंज को जन्म दिया। तो इसमें सबसे पहले आता है अपना क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले रशिया की इकोनॉमी को समझो, रशिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझो, इकोनॉमिक सिनेरियो को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। रशिया में 1914 के पास में अप्रोक्स 85% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर बेस्ड थी। यानी 85% पॉपुलेशन क्या कर रही है, एग्रीकल्चर कर रही है। कितनी? 85, मतलब मेजॉरिटी किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। कुछ ही प्लेसेस थी जैसे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने को मिला। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के से रिलेटेड आप लोग फैक्ट को समझो। इमेजिन करिए, चलो एक ड्राइंग बनाते हैं। मेरी ड्राइंग तो काफ़ी ज़्यादा पुअर है, आई होप आपकी अच्छी होगी, होनी ही चाहिए। ये अपन ने बनाया क्या, एक छोटी सी इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज़ जब सेटअप होती है तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, काम को इजी कर देती है। फास्ट काम होगा आपके यहाँ पे, इजी होगा, और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती है। मतलब सस्ते में काम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, काम करती है और प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देती है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचिए, अगर आपको एक चौक बनाने को हमने कहा, तो आप एक चौक अगर घर पे बना रहे हो तो ये चौक की जो प्राइस है वो 10 रुपये तक पहुंच जाएगी। लेकिन यही चौक का जो बॉक्स आप लेते हो वो 10 रुपीज़ में आएगा, जिसमें 10 to 12 चौक्स रहेंगी। तो जब प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। या यूं लिख लो आप लोग, प्रोडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन कॉस्ट उतना ज़्यादा कम हो जाएगा, और जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन कॉस्ट देखने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया कि गांव साइड से पूरा काम, जो कंट्री साइड्स थे वहाँ से पूरा काम अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चालू कर दिया। अब जब ऐसी चीज़ हुई तो कंट्री साइड पे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी कहावतें दी हुई। जैसे आपने सुना होगा, खाली मन शैतान का घर, मन खाली पेट से भूखे, गुस्सा आएगा, और इसी के कारण क्या होता है, रेवोल्यूशन। हमेशा याद रखना आप लोग, खाली पेट में गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हमारा एवोल्यूशन ही उसी तरीके से हुआ। अगर गुस्सा नहीं आता तो जब हम लोग हंटर गैदरर्स थे तो हम लोग शिकार नहीं कर सकते थे, इसलिए खाली पेट हमेशा क्या आता है, गुस्सा, एंगर आया, तभी आप जाके क्या करके आए, शिकार करके आए, और तभी आपका पेट भरा। यानी खाली पेट में गुस्सा हमेशा आता है।
इस टाइम पे लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण लोग काफ़ी ज़्यादा एंगर में आ गए, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो पुअर वेजेस हो गई, काफ़ी ज़्यादा कम पैसा बचा, लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। प्लस इसके कारण एक और चीज़ हुई, चाहे वुमेन हो, चाहे मैन हो, चाहे चिल्ड्रन हो, या पुअर व्यक्ति हो, या फिर ओल्ड व्यक्ति ही क्यों ना हो, ये सारे लोग इंडस्ट्रीज में आ गए। अब बच्चा भी काम कर रहा है, वुमेन भी काम कर रही है, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। मतलब एक बहुत बेकार सोशल ऑर्डर बनना चालू हो गया था किस दौरान, रशिया के दौरान, रशियन रेवोल्यूशन के दौरान या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान। और ये अकेला रशिया में नहीं हुआ, ये लगभग यूरोप के हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिला। इज दैट क्लियर टू यू? अब यहां पे अपन दो चीजें देख ली, पहला अपन ने सोशल के हिसाब से देखा, दूसरा अपन ने इकोनॉमिक के हिसाब से देखा। अब दोनों को इंटरलिंक करेंगे, सोशल का और इकोनॉमिक का। यहां पे समझिए आप, जो रेडिकल्स कई ऐसे थे या कई ऐसे लिबरल्स थे जो अमीर थे और वो चाहते थे कि हमें कैसे भी करके इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है। कौन चाहते थे? रेडिकल्स एज वेल एज लिबरल्स। रेडिकल और लिबरल्स इस चीज को प्रमोट करने के लिए किस चीज को प्रमोट करना चाहते थे? एजुकेशन को, क्योंकि अगर एजुकेशन होगा तभी तो वर्कर्स एक ज़्यादा इफिशिएंट बन सकेगा, या स्किल होगी तभी तो वर्कर्स ज़्यादा इफिशिएंट, क्योंकि इंसान सिर्फ दो चीज़ों से कमा सकता है, या तो वो एजुकेटेड हो या तो वो स्किल्ड हो। अब जैसे हम बात करें मार्क जकरबर्ग, एजुकेटेड प्लस स्किल्ड, जैसे कोई भी व्यक्ति आप देख लो, या तो उसके पास एजुकेशन होगी जिस कारण से वो कमा रहा है पैसे, या तो उसके पास स्किल होगी। तो रेडिकल्स का बेसिक मोटिव था कि हमें एजुकेशन के साथ स्किल को भी प्रमोट करना है, प्लस हेल्थ वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है, वैल्यूज़ पे काफ़ी ज़्यादा, इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर, एंटरप्राइज, ऐसी कुछ चीज़ें, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल पे ध्यान देना। और यहाँ से ये लोग सपोर्ट करते थे किस चीज़ को? दैट इज नोन एज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। फिर से आ गया, देख लो आईएसएम, और आईएसएम का मतलब क्या होता है? थ्योरी। कैपिटल का मतलब क्या होता है? तो कैपिटल का मतलब होता है भैया पैसे, वो थ्योरी जिसमें मनी को सेंटर में रखा जाए, जिसमें प्राइवेट ओनरशिप को सेंटर में रखा जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो होपफुली आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसी के कुछ अपोजिट में आने लगे, जैसे नेशनलिस्ट, लिबरल, रेडिकल्स भी थे जो इसके जस्ट अपोजिट थिंकिंग थी। वो कह रहे थे कि इक्वल राइट्स दो, रेवोल्यूशन को थोड़ा कम करो। अब तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। तो अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू रखेंगे पार्ट में, जिसमें हम लोग कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक बार फिर से इस चीज़ को रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या देखा? हमने रशियन रेवोल्यूशन के बारे में स्टार्ट किया, जिसमें रशियन रेवोल्यूशन में हम लोगों ने डिस्कस किया कि पहले लोकेशन कहाँ है रशिया की, फिर वाई वी आर स्टडिंग रशियन रेवोल्यूशन इन क्लास 9, जिसमें जस्टिस, सोशलिज्म और इकोनॉमिक प्लानिंग जैसी कुछ चीज़ों को हमने देखा। फिर एज ऑफ सोशल चेंज में हम लोगों ने पहले सोशल के हिसाब से समझने की कोशिश की कि थ्योरीज देखी, जिसमें लिबरल्स आए, ओपन माइंडेड, जो कि हर एक रिलीजन को टॉलरेट करते थे, कुछ अपोज करते थे डायनेस्टिक रूल्स को, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चाहते थे। ये एक पॉइंट आप एड ऑन कर लेना, लिबरल्स में इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहते थे, और वोट चाहते थे, वोट उनको देना चाहते थे जो मैन विद प्रॉपर्टी हो। रेडिकल्स है जो कि शार्प थिंकिंग, गोल ओरिएंटेड, जिसमें मेजॉरिटी बेसिस गवर्नमेंट बनाने की बात की, वुमेन सफरगेट के बारे में बात की, यानी वुमेन्स के राइट से रिलेटेड, अपोज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ के बारे में बात की, कंजर्वेटिव की बात करते हैं तो इन्होंने ओल्ड रिजीम को फेवर करते थे। ये रेवोल्यूशन के बाद ये हमेशा चेंज होते थे, डॉगमेटिक होते थे। फिर हम लोगों ने इकोनॉमिक फैक्टर में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस तरीके से चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक चेंज इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिए। मैन, वुमेन, चिल्ड्रंस हर जगह फैक्ट्री में आने चालू। अच्छा, एक और चीज़ याद रखना, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ के कारण पूरे वर्ल्ड में आया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों? क्योंकि जितने हाथ उतना पैसा, इसलिए यहाँ पे सारे लोगों ने बर्थ रेट को प्रमोट करना चालू कर दिया।
फिर हम लोगों ने इसी में बहुत सारी चीज़ें देखी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, पुअर वेजेस इंक्रीज हो गए, रेडिकल्स में भी डिवीजन देखने को मिला। रेडिकल्स वो जो कि इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, और कुछ रेडिकल्स जो इंडस्ट्रीज़ को ना सपोर्ट करती हुए इक्वल राइट्स वगैरह जैसी चीज़ों को और रेवोल्यूशनरी भी कहलाने लगे, जैसे ग्यूसेपे मैजिनी। तो अगले पार्ट में हम लोग कमिंग ऑफ सोशलिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। सो आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून विद गो क्रेजी। आप लोगों को बाकी सारी चीज़ें टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जैसे टेलीग्राम का नाम है स्टडी विद आशुतोष नामदेव, और इंस्टा आईडी पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।